चीज को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये आगे कहना, मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे यहाँ से भी आवाज आई, इस पे करो। जी बच्चों, आवाज का प्रॉब्लम है? हेलो, ओके गाइस। नहीं सर, आवाज आपकी साफ आ रही है। जी बिल्कुल, आगे अब चलते हैं कि लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था कि वी वर टॉकिंग अबाउट द structural model of imperialism by John Galton. John Galton was of the opinion that capitalism has divided the whole world into two tiers. The one is the core and the other is the periphery. And every core is having its own core and periphery, and every periphery is having its own core and periphery. Right guys, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब इसी से क्लिक करते हैं फर्दर। उसके ऊपर जॉन गल्टन वाज ऑफ द ओपिनियन के ये जो देयर मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन है उसके अंदर द कोर ऑफ द कोर इज हैविंग इट्स हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट विद द कोर ऑफ पेरिफेरी। इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट हार्मनी है। क्लियर गाइस? एवरीवन क्लास प्लीज म्यूट। अच्छा जी, ओके। द कोर ऑफ द कोर इज हैविंग डायरेक्ट हार्मनी, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द core of the periphery, but the periphery of the core is not having harmony of interest with the periphery of the periphery. ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे और आप लोगों ने इसको बार बार सुना भी है, बार बार हमने किया भी है। और इसके अलावा बताया ये जो थर्ड प्रिंसिपल वो ये था, there is a more harmony between the core and periphery of the core than the core and periphery of the periphery. ये तीन इसके बेसिक असम्पशंस हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड टू डिस्कस। अब उसके हाउ दे वर्क, ये जो कोर पेरिफेरी जो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म है, हाउ इट वर्क्स। अब इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, वन इज कॉल्ड द वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन, द सेकंड इज द फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। ये सारे लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं इसके ऊपर 1-2-3 मिनट्स की आप लोगों से फीडबैक लूंगा, सो अटेंटिव हो जाएं जरा इस मामले के अंदर। सो वर्टिकल मॉडल ऑफ जो इंटरेक्शन है, इट सजेस्ट के जो ये एक्सप्लॉयटेशन है वर्टिकल मॉडल के अंदर, आपको पता है 90 का एंगल, ये जमीन की जो वर्टिकल मॉडल होता है वो 90 का एंगल बनाता है। इसके मुताबिक जो रिचेस है, जो गैप बिटवीन द रिचेस ऑफ पुअर एंड द रिच कंटिन्यूसली वाइड होता जाता है और गैप बढ़ता चला जाता है। वो द वेल्थ ऑफ द जो रिच है वो बिल्कुल पाइल अप होती होती बहुत ऊपर चले जाती है और ये गैप बढ़ जाता है, डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती है। तो ये जो vertical model of interaction है, it creates inequality, disparity within the society. And the second principle जो है उसको feudal model of interaction कहते हैं। ये जो feudal model of interaction है, it protects center from the periphery. ये center को protect करता है periphery से। And on किस तरीके से करता है? And this the very principle is basically based on the divide and rule. जो ये जो core है, जो सेंटर है, वो पेरिफेरी को आइसोलेट करके और उसको फर्दर एक दूसरे के साथ फाइट में इन्वॉल्व कर देता है। कि क्या कहते हैं, वेरी फर्स्ट जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया वो क्या है, वो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज गोइंग टू सस्टेन इट, रीइंफोर्स इट, दिस इनइक्वालिटी। किस तरीके से? थ्रू द मॉडल ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो जो पहला जो मॉडल है, that is basically going to create inequality within the society, and the second जो feudal model of interaction है, it is going to create sustain this inequality. और इस तरीके से periphery, the core is basically being protected from periphery। और ये जो सीक्वेंस, जो टेंडेंसी है वो इस तरीके से चल रही है। पहला मॉडल क्या कर रहा है? इनइक्वालिटी। द सेकंड मॉडल इज इनइक्वालिटी को प्रोलॉन्ग कर रहा है और सस्टेन कर रहा है। ठीक है गाइस? जी। अब इसके अंदर वो ये क्या है, ये यहाँ तक तो ये जो दोनों बातें उन्होंने की हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स के ये जो दो मॉडल हैं इस तरीके, ये सॉरी जो स्ट्रक्चरलिज्म के इंपीरियलिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म की ये जो दो प्रिंसिपल हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। ये दिस सिस्टम सीम्स मोर अपीलिंग के एवरी कोर, द वर्ल्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। within the haves, ये जो core है, it is having its own core and periphery. So is the case with the peripheral states. Every peripheral state, it is having its own core and periphery. So there is a direct relationship between the core of the core and the core of the periphery. But there is a disharmony between the periphery of the core and the periphery of the periphery. And the third model वो ये था कि there is a more harmony between the core and periphery of the core than the core and periphery of the peripheral states. You get my idea, guys? बच्चों यहाँ तक ये 24 लोग हो गए। ये खुशी की बात है कि आज क्लास में 24 लोग हैं हमारे। अब इस चीज को जरा मुझे बताएं कि आप लोगों को
ये मॉडल समझ में आया है कि नहीं आया? कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज। सर ये डिवाइड एंड रूल वाला पॉइंट काइंडली दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक हो गया। डिवाइड एंड रूल को जो फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन है, आपने बताया कि ये जो जॉन गॉल्टन का मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म है, इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन टू प्रिंसिपल्स। वन इज द हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल, वर्टिकल प्रिंसिपल। वर्टिकल प्रिंसिपल में जैसे कि जो इमेजरी हमारे जहन में आती है कि गैप इज कंटिन्यूअसली वाइडनिंग, बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जो फ्यू रिच दे आर कंटिन्यूअसली अकोमुलेटिंग एज मच वेल्थ एज दे कुड टेक ऑफ, जो अकोमुलेट कर सकते हैं। और जो पॉवर्टी है, जो रिच क्लास पॉवर्टी स्टिकिंग पीपल हैं, उनकी पॉवर्टी बहुत कम, वो उनकी जो रिचेस लेवल बहुत कम है और ये गैप बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये सोसाइटी के अंदर दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर रहा है। जो दूसरा मॉडल है उसको हॉरिजॉन्टल मॉडल भी कहते हैं, लेकिन इसको फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं। एक है वर्टिकल मॉडल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मॉडल। जो हॉरिजॉन्टल मॉडल है दैट, जिसको फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? It is basically based on the principle of divide and rule. अब divide and rule किस तरीके से? For instance, मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ कि एक किसी भी फैक्ट्री के अंदर लेबर क्लास इज गोइंग टू यूनाइट। अब लेबर क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, 3, 4 टियर्स। फॉर इंस्टेंस, एक तो ऑनर है, ऑनर ने एक 4-5 किस्म की लेबर क्लास को इंस्टॉल किया हुआ है इन ऑर्डर टू गेट वर्क, उन लोगों से वर्क लेने के लिए। अब एक लेबर है, एक इंजीनियर है जो 2 लाख रुपए पे ले रहा है, और उसके बाद का जो एक एसोसिएट इंजीनियर है वो भी उससे थोड़ी कम ले रहा है लेकिन पे ले रहा है। और उसके अंदर कुछ लेबर क्लास है जो सीजन्ड लेबर क्लास है, वो ले रहे हैं कोई 50,000 60,000 के करीब, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कम ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनके पास कोई काम ही नहीं है। अब जिनके पास काम नहीं है, दे आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स फिलॉसफी। वो ये कहते हैं दिस वेरी सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, देयर इज ओनली वन वे टू गेट रिड इस सिस्टम फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज टू रिवोल्ट अगेंस्ट देम। वो जाके इनको परसुएट करता है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है। अब जो हाईएस्ट अर्निंग के अंदर लेबर क्लास में है, लेकिन बट द पर्सन इज सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। जो अर्न कर रहा है 2 लाख वाला बंदा कभी भी उस बंदे की परसुएशन पे जाएगा कि यार वी हैव टू डिवोल्ट, वो कहेगा भाई आई गॉट, मेरे घर के, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आई गॉट माई गुड लाइफस्टाइल। तो वो कभी उस बंदे की परसुएशन पे जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो लेबर क्लास, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये लेबर क्लास को भी इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टीयर्स में रख के इनको मसलसल डिवाइड एंड रूल है। ये इनके अंदर यूनानिमिटी नहीं आने देती, उनके अंदर यूनियन नहीं आने देता, उनके अंदर यूनिटी क्रिएट ही नहीं होने देता। और इस वजह से ये जो डिवाइड एंड रूल का जो हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल है, ये इनको फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन के तहत डिवाइडेड रूल करके देता है। व्हेन द लेबर क्लास इज डिवाइडेड, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? व्हेन द लेबर क्लास इज डिवाइडेड, ultimately it would be providing directly or indirectly protection to the vertical model of interaction disparity को। मोहम्मद अली, मेरी बात समझ आई है? जी सर, आगे। हाँ, तो ये this is how horizontal model is basically based on the principle of divide and rule। ये एक natural direct और indirect mechanism है जो इनको divide करके रखता है। Because of this reason, जो labor class of the whole world, despite the prophecy of Karl Marx and the later on early जो structuralists थे, they were adamant to believe on that ultimately the labor class would be uniting and they would be toppling the system of exploitation, लेकिन नहीं हो पाया। वजह क्या है? The system is basically based on the principle of divide and rule। You get my idea, guys? जी सर। गुड हो गया। अच्छा, लेकिन सर कैपेबिलिटी भी तो मैटर करती है ना, एबिलिटी है जो अब एक इंजीनियर कोई भी उसकी एग्जांपल ले लें, लेकिन उनकी वो काबिलियत वो भी तो मैटर करती है। मान लिया कि अवेयरनेस आ गई लोगों में, ठीक है, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, अगेंस्ट खड़े हो गए किसी भी चीज के, ठीक है, लेकिन उन्हें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो किस पोजीशन में खड़े हैं, वो कर क्या सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो 4-5 डिफरेंट टीयर्स ऑफ लेबर क्लास है, इफ दे आर गोइंग टू यूनाइट, क्या सोसाइटी किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन का लेवल हो सकता है? सारा काम स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, पूरा काम रुक जाएगा। वो बेचारा बॉस अकेला क्या करेगा? जब यूनियन, जब लेबर क्लास इज नॉट विलिंग टू वर्क ओवर देयर, तो होगा क्या? फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं हो रही, लेबर क्लास यूनाइट नहीं हो रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे कैन यूनाइट, लेकिन नहीं हो पा रहे। क्यों? वजह यह है कि हर बंदे को अपना पड़ा हुआ है कि भाई मेरी फैमिली, मैंने रात को जाना है, कुछ 1000-2000 कमा के लेके जाना है, मैं क्यों उस फड्डे में जाऊं जिसमें मेरी जान को खतरा हो, मेरी बच्चों का पीछे से क्या बनेगा? यू गेट माय आइडिया? सर ये तो ह्यूमन नेचर है ना कि सेल्फ इंटरेस्ट का देखना है, ठीक है, ये तो एप्लीकेबल फिर है ही नहीं। हाँ, तो इसी वजह से ये प्रिंसिपल इनडायरेक्टली डिवाइड एंड रूल क्रिएट कर रहा है लेबर क्लासेस के अंदर।
इस वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वर्टिकल मॉडल की इनइक्वालिटी को। क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं नाइमा, या कोई और कुछ पूछना चाह रहा? आवाज आ रही थी सर। जी सर कैपिटलिज्म ने फिर बेसिकली कार्ल मार्क्स ने एटलीस्ट जिस तरह से इसको डिफाइन किया है, जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि 3 क्लासेस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं स्ट्रिक्टली फ्यूडलिज्म में थ्रू आउट या फ्यूडलिज्म में कैपिटलिज्म में 2 क्लासेस है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो थोड़ा सा कैपिटलिज्म ने भी तो अपने आप को मोल्ड किया है इन इंट्रोड्यूसिंग दिस मिडिल क्लास। फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर की जो पोजीशन होती है, फैक्ट्री का ओनर नहीं होता लेकिन काफी ज्यादा फैक्ट्री के मामलात को वो देखते हैं, काफी एजेंसी होती है उसके पास। ये वाला कॉन्सेप्ट न्यू है कैपिटलिज्म में भी। तो कैपिटलिज्म भी तो इतना इन ट्रू सेंस कैपिटलिज्म नहीं रहा। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, वो जो जनरल मैनेजर है वो बॉस तो नहीं है ना, वो ऑनर तो नहीं है ना, वो भी तो सैलरीड पर्सन है ना। हाँ, वो भी तो एक सैलरीड पर्सन है। हाँ, वो यही बात है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है, यानी वो बजाय इसके कि सिर्फ ए वर्सेस बी है, तो वो उन्होंने सो मेनी एज वर्सेस सो मेनी बीज कर दिया। लाइक जो ओनर एक्सप्लॉइट कर रहा है जीएम को, जीएम एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने निचले वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनसे निचले वालों को। इट्स मोर ऑफ अ चेन रिएक्शन रादर देन ए वर्सेस बी। ये बड़ी जबरदस्त। अब यानी कि इसी बात से हम ये पहुंचे कि अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है इनहेरेंट कंट्राडिक्शन रखता है, इनइक्वालिटी रखता है, डिस्पैरिटी क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल है एज पर द प्रोफेसी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये चीजें हो रही हैं और ये क्या है, दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आपने बताया कि बॉस इज एक्सप्लॉइटिंग जनरल मैनेजर इज एक्सप्लॉइटिंग असिस्टेंट मैनेजर दे आर फर्दर जो अपने सब एरियाज हैं उनके ऊपर जो इंस्टॉल्ड पीपल है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये पूरा सिस्टम है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन का जो सिस्टम है ये बेसिकली बेस किसके ऊपर कर रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल। जनरल मैनेजर अगर कहे यार हमारा बॉस बड़ा गंदा है, अगरचे मुझे 10 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, लेकिन मेरी फैक्ट्री के अंदर 10,000 वाले भी लोग हैं, उनके भी दिल हैं, सीनों में दिल धड़कते हैं, उनका भी दिमाग है, उनके भी बच्चे फैमिलीज हैं, वो भी बच्चे अब नहीं पढ़ा सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि इक्वालिटी लाने के लिए वी आर गोइंग टू स्ट्राइक, वी आर गोइंग टू क्लोज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नहीं करता जनरल मैनेजर क्योंकि उसको अपना है और जो लेबर क्लास है उसको अपना है। तो दिस इज हाउ दिस डिस्पैरिटी इज प्रोलॉन्गिंग। ये डिस्पैरिटी प्रोलॉन्ग कर रही है और इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नेचुरली और अननेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, ये जो आपने बात की था ना मार्क्स वेबर, ये जो वेबर की जो मार्क्स वेबर ये कह रहा था कि एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उसका वो जो मॉडल है इट वाज मोर क्लोज टू दी ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसके अंदर उसने बताया था कि ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की जिस तरह उन्होंने 3 टियर्स बनाए थे कि मिडिल क्लास फैमिली, जो पेरिफेरल स्टेट्स को उसने मिडिल क्लास फैमिली के अंदर फेंका था, पेरिफेरल स्टेट्स को। तो ये जो मॉडल इट इज मोर क्लोज टू दी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। लेकिन व्हेन इट कम्स अ मैटर ऑफ द जॉन गाल्टन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये एक वर्टिकल मॉडल है और एक हॉरिजॉन्टल मॉडल है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे इमानुएल वालस्टीन ने कहा था, लेकिन इमानुएल वालस्टीन ने इसको साइंटिफिकली एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर पाया था जैसा कि जॉन गाल्टन ने कर दिया। तो ये इसलिए ज्यादा सेंस अपील करता है, हमें ज्यादा अपीलिंग लगता है, एक्सेप्टेबल लगता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ओके गाइस, बच्चों हम अभी तक हमने 3-4 चीजें की हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। अभी हमने देखा कि इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का हमें पता चला इट इज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स। फिर हमने देखा कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स की 3, 4, 5, 6 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वो एक जिसमें एक बेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मटेरियल डिटर्मिनिज्म या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया गया। दूसरा उसमें हिस्टोरिकल का, वो प्रोफेसी से रिलेटेड है, वेदर इट इज गोइंग टू प्रूव और नॉट ये टाइम विल टेल, लेकिन 200 साल 250 साल में तो प्रूव नहीं हो पाया। 2 चीजें हैं ये, हमने एक सुपर स्ट्रक्चर की बात की, एक स्ट्रक्चर की बात की। फिर वही डिस्कस अबाउट द 3 बेसिक वेरिएशंस विद इन स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, ये वो हैं जो बहुत डोमिनेटिंग है, इसके अलावा भी हैं। व्हेन यू वुड बी गोइंग थ्रू एक जो एक कोर्स है, पता नहीं एमफिल के अंदर है कि नहीं है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। वो ये कोर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है मास्टर्स में या बीएस लेवल पे या फर्दर इधर एमफिल में, तो उसके अंदर you would be finding the way liberalism was divided. So is the case with structuralism. Within dependency theory, despite that के वहाँ पे Latin American है और American school of thought है, they are further divided into different variations.
सो इज द केस विद इमानुअल वालस्टीन, और इमानुअल वालस्टीन जॉन गॉल्टन मॉडल के ऊपर भी बड़ी वेरिएशंस आई हैं, लेकिन ये मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट बता दी ताकि पता चल जाए कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी थीम्स। यू नो गाइस, एक चीज याद में जहन में हमेशा रखनी है, why we are learning themes, just to know how every theory, the proponents of every theory, they are going to see the role of different entities within the state. What is, according to them, the role of state? And the role of state is basically being explained by those proponents according to their own philosophical underpinnings. उनकी जो अपनी philosophical, तो इसलिए हमें we have to make ये distinction create करना है, what was the liberal concept, what was the realist concept, and what was the structural new Marxist concept. तो इसलिए हाँ, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, we are doing what basically in order to have more and more knowledge to apply theory on any issue of our choice. तो इसलिए हम themes पढ़ते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन के लिए आपको बताएगा भास्कर, ये नॉलेज नहीं अवेलेबल होता मार्केट के अंदर के ये यार हाउ दे आर गोइंग टू कंसीव द रोल ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस बुक के अंदर ये चीजें हैं और ये हमने अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर आनी है कि व्हेन वी वुड बी हैविंग द एनालिसिस ऑफ एनी फिनोमेना विद particular aspect of structuralism, तो हमें पता होगा कि how they are going to conceive the role of state and power, etc. etc. Anyway guys, sir, themes प्लीज सर, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नहीं कोई क्वेश्चंस आते रहते हैं तो समझ नहीं आती। अच्छा, थीम से पहले चलने से पहले सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कार्ल मार्क्स ने मतलब क्रिटिसाइज किया है कि जो कैपिटलिज्म का जो वर्किंग सिस्टम होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक बंदा दूसरे को एक्सप्लॉइट करके मतलब चलता है, लेकिन उसने कोई कहीं पे ऐसा कोई सिस्टम बताया है कि इस तरह के स्ट्रक्चर अगर ना हो तो फर्स्ट तरह एक फैक्ट्री है जो मतलब टेक्नोलॉजिकल आलात बना रही है, तो उसमें से अगर जिसको बेसिक नॉलेज और जो एक्सपर्ट है जो बेस बना रहा है उस चीज की, दोनों को इकट्ठा छोड़ देंगे तो वो सर किस तरह काम करेंगे और वो चीजें किस तरह बनेंगी। तो ये सब बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कार्ल मार्क्स के ऊपर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम हाईलाइटिंग अप्रोच, इट इज नॉट अ बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम हाईलाइटिंग अप्रोच। इसी वजह से most of the people they are not going to acknowledge what is basically being told or perceived by Karl Marx. वो कहते हैं ये workable ही नहीं है भाई, if you are going to highlight ये यानी you are just going to criticize it but you are not giving the way out। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चरलिस्ट आए, स्ट्रक्चरलिस्ट लेकर आए। जब अब हम स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर डिपेंडेंसी स्कूल देखा, हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देखी, हमने जॉन गॉल्डन का स्ट्रक्चर इंपीरियलिज्म देखा, आपको नहीं नजर आ रहा कि कोई भी ऐसी बात इन्होंने नहीं की। दे आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ दिस होल फिनोमेना इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस, और वही एंड व्हेन दे आर गोइंग टू सजेस्ट सम सॉल्यूशन टू देयर मिजरीज, तो अगेन दे आर रेफरिंग टू व्हाट कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म होना है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म दोबारा दुनिया में आएगा, व्हेन प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर कोई क्लासेस नहीं थी, कोई स्टेट नहीं थी, कोई रिलीजन नहीं था, तो वो दोबारा उसकी तरफ रेफर करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट कमिंग अप विद सम देयर कंक्रीट, लेकिन इसके अंदर एक वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ये जो इमानुअल वालस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जब थीम्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हाउ दिस वेरी सिस्टम इज गोइंग टू रिप्लेस, उसने वो ये कह रहा था कि अगर थीम्स के अंदर है, वो कहते हैं दिस सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड लियो, LIEO, लियो, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। This liberal international economic order by every criteria was being termed by as a system of exploitation। ये system of exploitation है, but they came up with their idea कि इस system के अंदर poor class they are not going to have anything and everything is basically given to the rich class and rich class they are dominating and they are looting every resource। तो इसको क्या किया जाए? They were of the opinion Leo must be LIEO be replaced with NEO, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वो ये कह रहे थे कि ये आना चाहिए किसमें? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वो जैसे आपने रिचर्ड फॉक का एक आइडिया पढ़ा था कि द वे वी हैव स्ट्रक्चर्ड द स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इफ वी आर कमिंग टू ब्रिंग सम, ये जो गवर्नेंस है, पीपल्स गवर्नेंस, ये अगर पॉसिबल हो जाए उसके लिए क्या, वी हैव टू रीडिफाइन द वेरी फीचर ऑफ स्टेट, we have to draw some rules which are very unknown to us today।
वो हमें ऐसे लेकर ओनली देन वी विल बी। तो ये भी जो नियो है, नियो के अंदर दे आर कमिंग अप विद देयर आइडिया, जो बेसिक अजम्पशंस नियो की है, दे वर ऑफ द ओपिनियन के appropriate price of every service and every product which is basically being taken, जो ली गई है from the poor class, उसको ड्यू प्राइस, ड्यू सर्विसेज, ड्यू रिवार्ड दिया जाए। इस लियो के अंदर ड्यू रिवार्ड इज नॉट पॉसिबल। उस सिस्टम के अंदर ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि ड्यू रिवार्ड दिया जाए, ड्यू रिवार्ड मिले टू द लेबर क्लास, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसके लेबर को, एंड देन दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस होल सिस्टम। लेकिन मुझे एक बात बताए, द पीपल हु आर बीइंग ऑब्सेस्ड, जो लोग they are obsessed with the जो ड्राइव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो कभी चाहेंगे कि they are willing to give the due share to the labor? कैसे पॉसिबल होगा? अगेन they are very, वो जो इसको नॉर्मेटिव कहते हैं, बहुत सब्जेक्टिव है। दे आर नॉट कमिंग अप विद सम कंक्रीट थिंग कि भाई कैसे दें हम इनको, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इसी वजह से क्रिटिसाइज होगी। यू गेट माय आइडिया? यस सर, ओके ओके गाइस, अब आते हैं और कोई बात है बेटा, ये अच्छी बात है, दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर के। अब ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ये एक अच्छा प्रोसेस चलता है हमारा। अब हम चल रहे हैं थीम्स के ऊपर। इससे पहले कि अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं हम। सर assumptions पे करने को थोड़ा ब्रीफ करने को यानी ये assumptions बहुत आसान है। हमने 2 लेक्चर्स में इसको रिवाइज किया था, लास्ट क्लास आपने ज्वाइन नहीं की थी। आज की क्लास के अंदर भी ये लेक्चर रह जाना है हमारा। हम टाइम बचता है तो फिर मैं करवाता हूँ, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट करवा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक तो आप लोगों की असाइनमेंट ड्यू है और दूसरा मिड टर्म का वीक शुरू हो रहा है। आप लोगों के ऊपर एक बर्डन आ जाना है दूसरे सब्जेक्ट्स का भी। तो कम से कम हमारा जो आउटलाइन के मुताबिक 3 थ्योरीज थी, वो तो कम से कम हमारी प्रिपेयर और कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा? जी बिल्कुल ठीक होगा सर। जी सर, आगे चलते हैं जी। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टेट एंड पावर गाइस। स्टेट का इनका कॉन्सेप्ट क्या और पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, अब इस चीज को याद रखिएगा, एज आई यूज्ड टू टेल यू के फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट, साइंटिफिक मार्क्सिस्ट, इनके लिए स्टेट इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस एज वी used to see in realism, as we have seen it in liberalism somehow. Lekin they are not going to reject with single click of pen that state is not going to play an important role. No, of course they acknowledge that the whole world is basically being divided politically. The whole world is basically being divided into political units, and states, they are the basic political units. ये basic units हैं of this world. तो इसका मतलब है state somehow is important for them. लेकिन their point of view is quite different than the liberalism and realists. उनसे बहुत ज्यादा different है, वो हम आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। लेकिन their basic unit of analysis is the conditions and the ways under which the economy is being organized and the economic resources they are being contributed, and how this economic relation is basically going to create economic classes, social classes within the society. So they see with their with full devotion ke how social classes they are going to be created, and how one social class is getting strengthened itself, creating powerful itself against the other social class. इस चीज को वो देखते हैं। आप जरा इस चीज को जरा देखते हैं किस तरीके से कार्ल मार्क्स का, ये जो कार्ल मार्क्स और स्ट्रक्चरलिस्ट का उनका ये कहना था कि स्टेट इज इम्पोर्टेंट है, स्टेट इम्पोर्टेंट है बिकॉज द होल वर्ल्ड इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड into the political units of state. लेकिन social classes, they are the basic unit of analysis of this economic system. लेकिन जब हम state की, हमने liberalism के अंदर बात की, realism के अंदर जब बात की, so there was a similarity with reference to the features of state. Population होनी चाहिए, geography होनी चाहिए, और इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी के पॉइंट के ऊपर जाकर लिबरल्स एंड रियलिस्ट दे वर हैविंग देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन जो बेसिक 3 थिंग्स थी दे वर ऑलमोस्ट हैविंग द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहाँ पे व्हेन इट कम्स अ मैटर ऑफ स्टेट, तो स्टेट क्या है याद रखिएगा, ना तो कार्ल मार्क्स ने स्टेट के पूरे फिनोमिने को अंडरस्टैंड किया और ना ही स्ट्रक्चरलिस्ट ने इस पूरे स्टेट की एज एन इंस्टीट्यूशन के रोल को एनालिसिस किया। दे जस्ट सिंप्लीफाइड इट कि ये एक कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास है। दिस स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन इफ एग्जिस्टिंग, इट इज जस्ट बीइंग मेड टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सोशल क्लास ऑफ सोसाइटी, अदरवाइज देयर वाज नो नीड ऑफ हैविंग स्टेट सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो सॉवरन नहीं है,
ना ये ऑटोनमस है। जो स्टेट है इट इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन विच इज रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सम पीपल। ये कुछ लोगों के इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं, अदरवाइज स्टेट एज सच कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और वो जो सर्टन सोशल क्लास है, डोमिनेटिंग सोशल क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। विद इन स्ट्रक्चरलिज्म देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ वेरिएशंस व्हेन दे आर गोइंग टू गेज और मेजर द रोल ऑफ स्टेट विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक वो है क्लासिक्स हैं और दूसरे कंटेम्परेरी है। जो क्लासिक्स हैं दे वर ऑफ द ओपिनियन कि स्टेट बाय एवरी क्राइटेरिया इज अ कोर्सिव मीन, इज अ कोर्सिव इंस्टीट्यूशन। इट इज बेसिकली रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है, ये कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है। ये वायलेंस को यूज करती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सोशल क्लासेस अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये एक रिप्रेसिव है, एक्सप्लॉइटिव अपरेटस है। और इसके अलावा जिस तरह की कार्ल मार्क्स भी क्या कहता है, कार्ल मार्क्स भी, ये कार्ल मार्क्स हो गया, इनिशियल जो स्ट्रक्चरलिस्ट हो गए और जो लेटर, ये बेसिकली दे कंसीव द रोल ऑफ स्टेट एज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट। ये कहते हैं इट इज अ कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास। ये कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास है, कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास है। यानी बोर्जी क्लास ने, हमारे उर्दू के अंदर एक बड़ा जबरदस्त फ्रेज है अंजुम स्ताइश बहामी, यानी कि अंजुम स्ताइश बहामी, आप लोग अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी अंजुमन बनाएं जो बाहमी जो स्ताइश को मेंटेन रखे। तो वो ही कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ये भी एक अंजुम स्ताइश बहामी है। इट इज बेसिकली द कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास। इसके अंदर दूसरे लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट जो थे वो ये कहते हैं कि इट इज, ये जो स्टेट है इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये रिप्रेसिव अपरेटस है, ये कोर्सिव अपरेटस है, इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, और इट इज बेसिकली द कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास है। ये हैं विद इन मार्क्सिज्म, विद इन स्ट्रक्चरलिज्म, क्लासिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टेट को एज एन इंस्टीट्यूशन कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट देखते हैं और इसके अलावा स्टेट का कोई रोल नहीं देखते। ये हैं इनका जो क्लासिक्स हैं। लेकिन जो आज के कंटेम्परेरी है, जिसमें हेनरी कार्डोसो है, जिसके अंदर इमानुएल वालरस्टीन है, जिसके अंदर एनिबल पुंटो और कार्डोसो के जो लोग हैं, ये स्टेट को समझते हैं नहीं, समहाउ ये जो स्टेट है ये somehow is having a degree of autonomy vis-a-vis certain social classes। वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, they are going to have that state is going to assert itself। स्टेट अपने आप को assert करती है, it is having some degree of autonomy, sovereignty नहीं है, it is just having a degree of autonomy। degree of autonomy का क्या मतलब है कि not always state is basically being blackmailed by the social classes। no, this is not the case actually। basically case क्या है कि somehow when state is willing to operationalize, when state is willing to perform through some policies, कुछ functions करना चाहती हैं, तो वो जहां पे certain social classes के interest को देखती है, at the same time वो दूसरे लोगों को भी interest को देखती है। इसी वजह से it is having a degree of autonomy vis-a-vis certain social classes, जो rich people हैं and the majority of the people। बेटा मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? सही है। ऑटोनॉमी अभी जो लास्ट में थीम बताई है किसकी थी, स्ट्रक्चरलिस्ट की? मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली देयर आर टू वेरिएशंस विद इन स्ट्रक्चरलिज्म। एक क्लासिक्स है, क्लासिक्स को कहते हैं कि ये बोर्जी कमिटी ऑफ बोर्जी क्लास है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, रिप्रेसिव है, वायलेंट है, और वो ये कहते हैं कि स्टेट का कोई रोल है ही नहीं, कि ये सिर्फ चंद इंस्टीट्यूशंस को देख, ये जो इसके चंद सोशल क्लासेस को देख रही है, इसके अलावा इसका कोई किरदार नहीं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। लेकिन जो कंटेम्परेरी है, कंटेम्परेरी दे सी के जो कंटेम्परेरी स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जिनके मैंने आपको नाम भी बताए, दे आर ऑफ द ओपिनियन नो समहाउ स्टेट इज गोइंग टू शो अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी vis-a-vis सर्टेन सोशल क्लासेस। अब वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? कहते हैं स्टेट हैज टू परफॉर्म समथिंग, स्टेट को परफॉर्म करना पड़ता है, स्टेट को परफॉर्म करना पड़ता है। एंड व्हेन स्टेट इज गोइंग टू परफॉर्म, वो जब वो उसको परफॉर्म करने जाती है तो अल्टीमेटली वो कुछ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है। एंड व्हेन स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज, तो उससे क्या होता है, उससे ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज हैं, दिस इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेटिंग क्लासेस विद इन द सोसाइटी। यू गेट माय आइडिया गाइस? ये बात समझ आई है? व्हाट इज मेंट बाय अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी बच्चों? यस सर। ओके, कंटेम्परेरी।
हाँ, तो यानी कि ये दिस इज हाउ दे स्टेट इज शोइंग कि स्टेट व्हेन स्टेट को जो वर्क करना है तो वो पॉलिसीज बनाती है, व्हेन स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोस पॉलिसीज। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इन वन वे और द अदर डायरेक्टली इफेक्ट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग क्लासेस। तो व्हाट डज इट मीन? The classics, they used to believe that state cannot make any policy which comes in conflict to the interest of the certain dominating social classes. But here, when the contemporary, they are of the opinion, no, this is not the case. Actually, what is going on, when state is going to implement certain policies, these policies in one way or the other directly harm the interest of dominating classes. Because of this reason, state is known as having a degree of autonomy vis-a-vis certain dominating classes. You get my idea, guys? अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब लेकिन वो क्या कहते हैं? How state is basically supposed to work, how state is supposed to implement its policies, design its policies. Ultimately, state is in the dire need of having resources. उसके resources चाहिए, and resources कहाँ से आते हैं? Ultimately, दो तरीके हैं उसके कि वो export imports करती हैं या आपका ये जो taxes लगाती हैं। तो taxes, गरीब बच्चा बेचारा आदमी क्या टैक्स देगा? तो टैक्स ज्यादातर कहाँ से आता है? अल्टीमेटली टैक्स आता है फ्रॉम द डोमिनेटिंग रिच क्लास, जो रिच क्लास से आता है। तो व्हाट डज इट मीन? डोमिनेटिंग रिच क्लास, जो कि प्राइमरी जो क्लासिक्स कहते थे वो तो अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे द रिच क्लास इज सपोज्ड टू गिव द टैक्स। तो इट मींस कि स्टेट इज फोर्सिंग द रिच क्लास टू पे टैक्सेस। तो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग क्लास इज बीइंग इफेक्टेड। एंड इफ जो बनाना रिपब्लिक के अंदर होता था, ये जो ऑरेंज रेवोल्यूशन के अंदर भी हमने देखा था कि if some people they are not, if the dominating class is not willing to give tax, वो सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चले जाती हैं, तो फिर क्या होता है? स्टेट इज सपोज्ड टू वर्क, स्टेट ने वर्क करना है, उसके सामने एक ही हिस्सा है कि वो डिफॉल्ट अपने आप को डिक्लेयर कर दे। दुनिया में बहुत कम ममालिक उन्होंने अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर किया, बल्कि उन्होंने खुद ने डिफॉल्ट नहीं डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर देन दैट स्टेट इज गोइंग टू गेट डिफॉल्ट, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस स्टेट इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? देन स्टेट इज हैविंग द अदर वे आउट। द अदर वे आउट कम्स इन द शेप ऑफ व्हाट, कि वो जनाब टैक्सेस नहीं दे रहे, तो प्राइवेट बैंक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टेट गेट करती है रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इट्स पॉलिसीज, वो करती है। तो इससे क्या होता है? स्टेट की, व्हेन स्टेट इज गोइंग टू गेट लोन्स फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज विद इन इट्स बाउंड्री, ये तो समहाउ उसकी ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं। बट स्टेट इज गोइंग, इफ अ स्टेट इज गोइंग टू गेट loans, aids from the international financial institution, and those financial institutions, they are coming up with their structural adjustment for SAPs, जिसको कहते हैं structural adjustment programs, तो directly और indirectly affect करती है state की autonomy को, और फिर ultimately state जो है वो मजबूर हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया contemporary, they are of the opinion that somehow, unlike the classics, somehow state is having a degree of autonomy. Just अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विज़ ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके क्या है, तो मैं आई वुड बी सजेस्टिंग, क्लासिक्स में 0/10 की रेशियो थी, हियर जो रेशियो है वो 10 में से 3 पॉइंट दे दें, लेकिन ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी नहीं है, इट इज जस्ट 3%। इसी वजह से डिपेंडेंसी स्कूल के अंदर जो अमेरिकन स्कूल था वो ये कहते थे व्हेन स्टेट इज गोइंग टू वर्क ultimately and if investment is coming within the society, तो इससे क्या होता है? somehow it creates prosperity for some section of the society, poor classes of the society, तो उनकी हालत बेहतर हो जाती है with a single click of pen, as जो Latin Americans they were of the opinion के when we have tried to implement this structural adjustment program, जब हमने इसको implement करने की कोशिश की है, हमने क्या किया? we got defaulted, we faced crisis। तो ये by every criteria this system is not workable for us। तो लेकिन जो डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ अमेरिकन्स हैं वो ये कहते हैं नहीं, स्टेट हैव अ सर्टेन डिग्री, स्टेट इज हैविंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ व्हाट, ऑटोनॉमी, और इस ऑटोनॉमी से स्टेट इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। बच्चों ये मेरी बातें समझ आई हैं कि नहीं आई? तो अब इसका एक मतलब जरा गौर से सुनिएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्टेट इज हैविंग सम कॉन्स्ट्रेंट्स, स्टेट इज हैविंग सम कॉन्स्ट्रेंट्स, स्टेट इज फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, उसकी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। वजह क्या है? उसकी वजह ये है जो लोकल इकोनॉमी है एंड जो नेशनल इकोनॉमी है एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी, local is integrated with national, national is integrated with international economy. What does that mean? It means local is integrated with international economy. तो
तो इसका मतलब है स्टेट इज फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट एंड स्टेट कैन नॉट मेक इटसेल्फ ब्रेकिंग फ्री। वो अपने आप को कैन नॉट मेक itself, that state is going to make itself break free from this existing constraint, वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए somehow state exert करती है, लेकिन by every criteria overwhelmingly it is being used for the certain interest of the certain social classes। बच्चों ये मेरी बात समझ आई है? और तो इसी को फर्दर उन्होंने बताया था कि जो डिपेंडेंसी स्कूल ने भी इसको एक्सप्लेन किया था एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये क्रक्स ऑफ द जो एसेंस थी वो मैंने आपको बताई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर क्या है? अच्छा याद रखिएगा, फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट every kind of power is being used by capitalists, either it is tangible or intangible। चाहे वो tangible है चाहे intangible है, स्ट्रक्चरर्स बिलीव करते हैं कि कैपिटलिस्ट इज यूजिंग एवरी सोर्स ऑफ पावर थ्रू वायलेंस। इफ दे आर विलिंग टू सी दैट थ्रू वायलेंस देयर इज ओनली वन वे आउट फॉर देम टू किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, दे विल नॉट इवन हेजिटेट टू किल 1000 पीपल टू गेट देयर इंटरेस्ट बीइंग अकम्प्लिश्ड। तो इनके लिए टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है, कोर्सिव भी है, नॉन कोर्सिव भी है, वायलेंट भी है, नॉन वायलेंट भी है। अब वायलेंट और नॉन वायलेंट कैसे, वायलेंट कैसे और नॉन वायलेंट कैसे? वायलेंट और नॉन वायलेंट का मैंने आप लोगों को बेशुमार मिसालें दी हैं कि वॉर से जो लेनिन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। व्हाट डज इट मीन? वो ये कहता था कि इफ wars are happening because of the two things, the direct clash competition between the capitalist class is going to lead to what? To war, conflict आ रहा है। तो ये वायलेंट के ऊपर भी होते हैं। And when imperial state is going to subjugate, जी हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो रही है ना यार, खुदा का नाम है, ये 40 मिनट का सेशन हुआ है और आंधी चल हाँ रही है, मौसम खराब हो गया, शायद इस वजह से बहुत तेज आंधी आ रही है। सही बात है, मैं मंजी अंदर डिस्टॉर्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हो गया सर। आपकी बिल यार इसको दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको। सर जी सर सर ने ज्वाइन कर लिया है, सर ने ज्वाइन कर लिया। यार इतनी तेज आंधी आ रही है। गुजरांवाला में बहुत शदीद आंधी, बाहर ऐसे हो रहे जैसे रात हो गई है। हाँ, रात हो गई अंबर वैसे नहीं, वैसे हो तो गई है लेकिन दिस इज बच्चों ज्वाइन किया आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? आपको खांसी आ रही है? खांसा कौन है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है सर। जी सर। ओके गाइस, सर आ रही है। चलें जी दोबारा से ऑन द ट्रॉट जी। तो क्या वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर। दे बिलीव कि देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बोथ the structurers believe that capitalists they use both kind of power, either it is tangible or intangible। ठीक है, दोनों काइंड ऑफ पावर को वो यूज करते हैं। यू गेट मेरी बात? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। ओके, तो जो टेंजिबल पावर किस तरीके से दे आर गोइंग टू यूज कैपिटलिस्ट, वो कहते हैं कि जिस तरीके से व्लादिमीर लेनिन वाज ऑफ द ओपिनियन कि टेंजिबल पावर इज बेसिकली बीइंग यूज्ड बाय इंपीरियलिस्ट के they go for the competition with each other and in order to get more and more colonies they fight with each other। और सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनोमेना से पहले आपकी आवाज नहीं आ रही।